ईडी ने 538 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड के संस्थापक नरेश गोयल को गिरफ्तार कर लिया। गोयल को शुक्रवार रात गिरफ्तार किया गया। अब ईडी उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश करके रिमांड मांगेगी। मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है, जहां सीबीआई की एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी। 23,000 करोड़ के बैंक घोटाले के आरोपी गुजरात के एबीजे शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष ऋषि अग्रवाल को गिरफ्तार करने में सरकार को 10 साल लग गए थे, लेकिन 538 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी जेट एयरवेज के अध्यक्ष नरेश गोयल को आधी रात में गिरफ्तार कर लिया गया। ये पंजाब के। ऐसे में सवाल बहुत गंभीर है। सवाल यह है कि क्या जेट एयरवेज पर ईडी की रेड, मालिक की गिरफ्तारी के बाद अब जेट एयरवेज अडानी के पास जा रहा है? इतिहास तो यही बताता है। सीमेंट के कारोबार का किंग बनने से पहले अडानी ने जिस कंपनी को टेक ओवर किया, जिस कंपनी को अपने साथ मिलाया, उसके साथ भी तो यही हुआ था। एक तरफ छापे पड़े थे, दूसरी तरफ अडानी सीमेंट के किंग बन गए। तो क्या अब जहाज भी उड़ाने के लिए तैयार है अडानी? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरसा शाक्रेरी। सीबीआई ने कैनरा बैंक धोखाधड़ी मामले में गोयल, उनकी पत्नी अनीता और सीबीआई ने बैंक की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की। इसमें बैंक ने आरोप लगाया कि उसने जेट एयरवेज लिमिटेड के 848 करोड़ रुपए का कर्ज दिया, जिसपे से 538 करोड़ रुपए अब भी बकाया है। इस खाते को 29 जुलाई 2021 को फ्रॉड घोषित कर दिया गया था। बैंक का आरोप था कि कंपनी के फॉरेंसिक ऑडिट से पता चला है कि उसने अपनी दूसरी कंपनियों को 1410 करोड़ रुपए के कमीशन के रूप में भुगतान किया और इस तरह जेट का पैसा बाहर भेजा गया। कंपनी के कुछ पूर्व अधिकारियों को आरोपी बनाया गया। जेट एयरवेज ने साल 2006 में खस्ता हाल एयर इंडिया को $50 करोड़ नगद देके खरीदा था, जो बाद में डूब गया। इससे जेट एयरवेज को बड़ा झटका लगा। जेट एयरवेज स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स को ढूंढने में भी नाकाम रही। इससे कंपनी का घाटा बढ़ता गया। इसी बीच भारतीय विमान बाजार में इंडिगो, स्पाइस जेट और गो एयर जैसे बजट एयरलाइंस की एंट्री हुई, जिन्होंने सस्ते टिकट देकर जेट एयरवेज की मार्केट पर अपना कब्जा जमा दिया। हर एक को अडानी जैसा सहयोग नहीं मिलता। सरकार का सहयोग अडानी को जितना मिल रहा है उतना किसी और को नहीं मिला। शायद जेट एयरवेज के मालिक को मिलता तो जहाज अब भी उड़ रहा होता और वो ईडी की गिरफ्त से बाहर होते, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो बिजली कड़की थी, उससे जितना नुकसान हुआ था, जितना कर्जा उनके ऊपर है बैंकों का, न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी, उसको लेकर वो इतने निश्चित नहीं होते। बहरहाल संकट से घिरी जेट एयरवेज ने साल 2013 में अपने 24% शेयर इतिहाद एयरलाइंस को बेच दिए। 2018 में घाटे से उबरने के लिए कंपनी ने अपने कर्मचारियों की सैलरी में 25% की कटौती की। साथ ही घरेलू उड़ान के दौरान यात्रियों को दिए जाने वाला मुफ्त खाना देना भी बंद कर दिया। कंपनी पर कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इलाहाबाद बैंक सहित कुछ विदेशी बैंकों के 8,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ा और लीज का किराया न चुकाने के चलते जेट एयरवेज आखिरकार 17 अप्रैल 2019 को ग्राउंडेड हो गए। अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी ने नरेश गोयल की परेशानी को बढ़ा दिया। आधी रात को जेट एयरवेज वाले नरेश गोयल को 538 करोड़ रुपए के घपले के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल है कि अडानी इतना लोन लेने के बाद भी कैसे आजाद है? लोन लेने के बाद चुकाने की स्थिति में अडानी नहीं है, ये बार बार कई रिपोर्ट्स कह चुकी है। हेराफेरी हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, शेल कंपनियां हैं और इस पर सेबी से लेकर सरकार तक सब चुप है। ऐसे में अडानी का नंबर कब आएगा? दुनिया के कोने कोने में अडानी के घपले के बारे में चर्चा है, अखबारों में खबरें छप रही हैं, लेकिन सवाल है कि अडानी पर सरकार कोई कार्रवाई करेगी भी या नहीं। आखिर ये क्या राज है कि एक तरफ नरेश गोयल जैसे एक बड़े कारोबारी पर ईडी रातों रात गिरफ्तारी की तलवार लटकवा देती है, तो वहीं दूसरी तरफ अडानी को खुली छूट मिल जाती है। वो कारोबार बढ़ाते जाते हैं, कर्ज लौटाते नहीं हैं, बंदरगाह पे बंदरगाह दूसरे देशों में लेते हैं। तो क्या अब नरेश गोयल का जेट एयरवेज से बाहर होना अडानी के लिए एक नया रास्ता खोल रहा है?